गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी फर्स्ट ईयर के 20वें लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी में हम हैबिटेट या आवास पढ़ चुके थे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी हमने लास्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना। शैवाल की कोशिका संरचना कैसी होती है वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। कोशिका संरचना की बात करें तो कोशिका के आधार पर शैवाल 2 प्रकार की हो सकती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक शैवाल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक शैवाल। दोनों में अंतर हम ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि हम बता चुके हैं आपको। प्रोकैरियोटिक जो शैवाल होते हैं वो साइनोफाइसी, बेटा जो ब्लू ग्रीन एल्गी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के नाम से, जिसमें हमने नॉस्टॉक और ऑसिटिलोरिया पढ़ा था। और शैवाल में भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें शैवाल के लक्षण भी होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होती है, तो हम इसे यहाँ भी पढ़ेंगे। तो साइनोफाइसी वर्ग की जो शैवाल है वो प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाती है और बाकी सभी शैवाल जो हैं वो यूकैरियोटिक संगठन दर्शाती है। प्रोकैरियोटिक संगठन यहाँ मैं बता चुकी हूँ आपको। साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे एक डायग्राम जो दे रखा है, इसमें जो केंद्रक होता है वो न्यूक्लियस नहीं कहते, इसको न्यूक्लियोइड या केंद्रकाप कहते हैं, जो कि मध्य में पाया जाता है। इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रिका नहीं पाई जाती, झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। साइनोबैक्टीरिया जब हमने पढ़ा था, तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी। अगर हम यूकैरियोटिक एल्गी की बात करें, जो कि डायग्राम दे रखा है, क्लेमाइडोमोना सबसे सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक एल्गी है, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ 2 फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीज आर बेसल बॉडीज एंड सीलिया, एक्चुअली यहाँ पे फ्लैजिला लिखना चाहिए। देन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बेसल बॉडी, जहाँ से जो फ्लैजिला है वो निकलता है उसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। आई स्पॉट, पायरेनॉइड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टार्च ग्रेन्यूल, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो हम इसमें से जो पढ़ेंगे यूकैरियोटिक, ये हमको क्लेमाइडोमोनास नहीं पढ़ रहा है, हमको पढ़ना है कि सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो जो एल्गी में जो सामान्य संरचना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या गोल्जी बॉडी है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सब हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो हम पढ़ेंगे डिटेल में वो रहेगा जो इसके स्पेशल ऑर्गन्स है, जैसे फ्लैजिला, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को भी हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। सेल वॉल हम देख सकते हैं, वैक्यूल क्योंकि इसमें पाई जाती है। आई स्पॉट और पारेनॉइड, ये 2 ऐसे ऑर्गन्स है जो कि सिर्फ शैवाल में मिलते हैं, वो भी सभी शैवाल में नहीं मिलते। उनको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। तो आगे हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके कोशिकांग होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति शैवालों में जो एल्गी होती है उसमें सेल्यूलोज की बनी होती है सामान्यतया। ज़्यादातर शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बेटा मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है और इसमें भी जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं वो उस पर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, तो मैंने वो मुख्य मुख्य जो बिंदु लिए हैं आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक समझें। सामान्यतया शैवाल जो होती है उसकी सेल वॉल कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के साथ में इसमें म्यूसिलेज पाया जा सकता है, पैक्टिन पाया जाता है, पर जो प्रमुख जो इसका संगठक होता है वो शैवाल की सेल वॉल का सेल्यूलोज होता है। साइनोफाइसी हम जानते हैं वो क्या था, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वहाँ पे किसकी बनी होती है सेल वॉल? वहाँ पे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। म्यूरामिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेन, एन एसिटाइल ग्लूकामिक एसिड, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी साइनोबैक्टीरिया में। फियोफाइसी, जो ब्राउन एल्गी होती है उसे फियोफाइसी कहते हैं। फियोफाइसी की सेल वॉल में एल्जीनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन, फ्यूसिन और हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्या क्या मिलता है फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में? एल्जीनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन, फ्यूसिन, हेमीसेल्यूलोज। जब हम किसी आगे, अभी तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं सामान्य जनरल रूप में, लेकिन जब हम एक एक करके इसके जो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, फियोफाइसी के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, तो हम वापस इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे। देन रोडोफाइसी,
आर फॉर रोडोन, आर फॉर रेड, आप ऐसे याद कर सकते हैं। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। रेड एल्गी में सेल वॉल जो होती है वो पैक्टिन की बनी होती है। रोडोफाइसी ही वर्ग के कुछ शैवाल होते हैं जिनको कोरलाइन रेड एल्गी कहते हैं। कोरल अगर आपने पढ़ा है तो कोरल रीफ पाई जाती है महासागरों में, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट जम जाता है समुद्र महासागर के तल पे, जो कि हम बहुत मोटी मोटी परत जम जाती है उनकी, और कई बार तो एक टापू का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ जो कोरोलाइन एल्गी है वो बनाती है, और कोरोलाइन एल्गी का मुख्य जो सेल वॉल का घटक होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको याद रखना है। देन सिलिका जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स हम बोलते हैं बेसिलेरियोफाइसी वर्ग के शैवालों को, बेसिलेरियोफाइसी वर्ग के शैवालों को डायटम्स कहते हैं। तो उसमें जो मुख्य घटक होता है वो होता है सिलिका। सिलिका मतलब मृदा, मिट्टी। तो यही इसका मुख्य घटक होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे याद रखने क्या क्या, डायटम्स में सिलिका, कोरोलाइन रेड एल्गी में कैल्शियम कार्बोनेट, रोडोफाइसी में पैक्टिन, फियोफाइसी के अंदर एल्जेनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूसिन, हेमिसेलुलोज, और साइनोफाइसी में म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट भाग जो शैवाल की संरचना में होता है वो होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला सामान्यतः किस काम में आता है? फ्लैजिला हम जानते हैं लोकोमोशन में या गति में काम में आता है, किस प्रकार से मोशन करता है। फ्लैजिला कायी कोशिकाओं पे भी पाया जा सकता है और जनन कोशिकाओं पे भी पाया जा सकता है। परंतु शैवालों के दो ऐसे वर्ग हैं, दो ऐसी हम बोलेंगे कि फैमिलीज़ हैं जिसमें जो फ्लैजिला है या कशाभिका है वह नहीं पाया जाता। कौन कौन से वर्गों में नहीं पाया जाता? वे वर्ग हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोफाइसी हम पढ़ चुके हैं, उसमें नहीं मिला था, हमने नॉस्टॉक पढ़ा था, ऑस्ट्रेटोरिया पढ़ा था, और रोडोफाइसी। तो एक तरीके से सबसे निम्न स्तर का और सबसे उच्च स्तर का जो शैवाल है उन दोनों में क्या नहीं मिलता? फ्लैजिला नहीं पाया जाता। जीवन की किसी भी अवस्था में, लाइफ साइकिल में कहीं पे भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। फ्लैजिला the movement is achieved by beating action of small filiform or thread-like protoplasmic appendage called flagella। गति किस प्रकार से होती है? फ्लैजिला जब हिलता है मतलब आगे पीछे होता है उससे वह कोशिका मूव करती है। इसकी संख्या 1, 4 अथवा अनेक हो सकती है। इसकी लेंथ और पोजीशन भी अलग अलग प्रकार के शैवालों में अलग अलग होती है। तो हम पहले पढ़ते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लैजिला कि कशाभिका के प्रकार। कशाभिका के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है वीप्लैश फ्लैजिला। वीप्लैश जिसको हम एक्रोनिमेटिक भी कहते हैं। ओके बेटा, तो शैवाल के अंदर दो प्रकार होती है फ्लैजिला की। पहला होता है वीप्लैश उसे, और दूसरा होता है टिंसेल। तो वीप्लैश जो होता है वह चिकना होता है, इसकी जो सतह होती है वह बिल्कुल चिकनी होती है, जबकि जो फ्लैजिला टिंसेल होता है उसके ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स पाए जाते हैं, और इन हेयर्स को हम क्या कहते हैं? इन हेयर्स को हम कहते हैं मैस्टिगोनीम्स। बेटा इस पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम हिंदी में बात करें तो वीप्लैश को कहते हैं प्रतोद प्रकार, और जो टिंसेल है उसको हम कहते हैं कुर्च प्रकार की। अभी मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप पहली बार याद कर रहे हैं तो प्रतोद और कुर्च की जगह वीप्लैश और टिंसेल ही याद कर लें, क्योंकि ये आपको याद करने में आसानी रहेगी और इससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो वीप्लैश कौन से होते हैं? जो हेयरलेस होते हैं, जिनके ऊपर कोई हेयर नहीं पाए जाते, प्रतोद प्रकार के। और कुछ टिंसेल कौन से होते हैं? जिनके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। हेयर्स को क्या कहते हैं? मैस्टिगोनीम्स या फ्लिमर्स। मैस्टिगोनीम्स या फ्लिमर्स। अब अगर हम बात करें हेयरी वाले जो कि कुछ प्रकार के हैं, तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से पहला प्रकार हम बोलते हैं पेंटोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक में क्या होता है कि यदि जो हेयर्स है वो दो अपोजिट रोज में पाए जाते हैं तो उसको हम पेंटोनिमेटिक कहते हैं। दूसरा भाग है पेंटो एक्रोनिमेटिक। तो ये बिल्कुल पेंटोनिमेटिक के समान ही है, परंतु इसमें क्या पाया जाता है? सबसे शीर्ष पर एक एक्स्ट्रा मैस्टिगोनीम या एक्स्ट्रा फाइब्रिल पाया जाता है, जिसे हम पेंटो एक्रोनिमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है स्टिकोनिमेटिक। स्टिकोनिमेटिक में क्या होता है? स्टिकोनिमेटिक में केवल एक ही साइड में हेयर मिलते हैं। अब इसको हम डायग्राम द्वारा समझेंगे। ये देखिए, आप इस डायग्राम में हम देखेंगे सबसे पहले वाला जो है ये तो है जिसको हम कहते हैं वीप्लैश या प्रतोद प्रकार का। आप देख रहे हैं किसी प्रकार के इसके ऊपर हेयर्स नहीं है। दूसरा हम देख रहे हैं जो कि है
पैंटोनिमेटिक प्रकार का। तो पैंटोनिमेटिक में आपको ये दो रो दिखाई दे रही, एक रो तो ये रही, एक रो ये रही, ठीक है। और पेंटो एक्रो में सेम वही रो है, केवल शीर्ष पे यहाँ पे आपको एक टिप पर आपको एक फाइबर दिखाई दे रहा है। और स्टिकोनेमेटिक में आप देख रहे हैं, स्टिकोनेमेटिक में केवल एक ही रो में क्या मिल रहे हैं, वेस्टिगोनीम्स मिल रहे हैं। तो ये प्रकार हो गए किसके, फ्लैजिला के। देन मोटाइल मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी पजेस 2 और 4 एंटीरियरली प्लेस्ड व्हिप्लैश फ्लैजिला। अब यहाँ पे है कि भाई इनकी संख्या और इनकी पोजीशन अलग अलग पाई जाती है, इनके प्रकार भी अलग अलग पाए जाते हैं। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी सबसे कॉमन शैवालों का वर्ग है, तो इसमें जो शीर्ष पर 2 या 4 व्हिप्लैश प्रकार के या प्रतोद प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये आप देखिए डायग्राम, ये वोल्वॉक्स जो होता है ये आपके सिलेबस में है, आप पढ़ेंगे आगे। मैं आपको बार बार डायग्राम इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप डायग्राम से आपसे इसका परिचय हो जाए और आप इसको पहचान पाए। तो वोल्वॉक्स में आप देख रहे हैं, इसके ऊपर 2 व्हिप्लैश प्रकार के फ्लैजिला आपको नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला पाए जाते हैं। ओडोगोनियम ये भी क्लोरोफाइसी का मेंबर है, इसमें आप देख रहे हैं, ये भी आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें आपको जूस्पोर दिख रहा है, जूस्पोर में आपको पूरी व्हिप्लैश प्रकार के फ्लैजिला की एक मल्टीपल फ्लैजिला, मतलब इसमें अनगिनत या अनेक नंबर होते हैं फ्लैजिला के। तो ये बात हुई पहला, जिसमें 2 या 4 या उससे अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी में। देन फियोफाइसी और जेंथोफाइसी में क्या होता है, एक टिंसल और एक व्हिप्लैश फ्लैजिला पाया जाता है, दोनों की लेंथ अनइक्वल होती है। फियोफाइसी का हम देख लेते हैं, ये देखिए इसका जो एंटीरियर आप दिख रहा है, एक तो इनकी पोजीशन कहाँ है, हम इसको बोलेंगे लेटरल। लेटरल मतलब कक्षीय, तो यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये टिंसल फ्लैजिला निकल रहा है, जिसको हम बोलते हैं कूर्च प्रकार का, ये देखिए। और यहाँ पे ये प्रतोद प्रकार का। तो एंटीरियर तो है टिंसल और पोस्टीरियर है व्हिप्लैश प्रकार का फ्लैजिलम, किसमें, फियोफाइसी और जेंथोफाइसी में। और देन अगर हम बात करें बेसिलियोफाइसी के मेंबर के, तो इसमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है जो कि टिन सेल प्रकार का या कूर्च प्रकार का होता है। ओके, अगर हम फ्लैजिला की संरचना की बात करें, तो जहाँ से फ्लैजिला निकलता है वहाँ पे एक ग्रेन्यूल पाई जाती है, उस ग्रेन्यूल को कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल बॉडी। अगर आपने अभी डायग्राम देखा था किसका, क्लेमाइडोमोनास का, जिसमें हम आसानी से देख पाते हैं कि बेसल बॉडीज़ क्या है। देखिए 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं, तो उन दोनों के यहाँ पे क्या दे रखा है, बेसल बॉडीज़, ये देख पा रहे हैं आप, ये है बेसल बॉडीज़। ये देखिए एक बेसल बॉडी, दूसरी को हम क्या कहते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहते हैं। देन अगर हम इसकी संरचना की बात करें कि फ्लैजिला किस प्रकार का दिखाई देता है, तो इसके मध्य में एक फिलामेंट होता है जिसको हम एक्सोनीम कहते हैं। इसको भी हम डायग्राम द्वारा समझेंगे। आपको बीच में एक फिलामेंट दिख रहा है, इसे हम एक्सोनीम कहेंगे। एक्सोनीम के ऊपर जो आपको एक ये देखिए, ये जो मध्य में फिलामेंट है ये एक्सोनीम है, ये होता है बेसल बॉडी या ब्लीफेरोप्लास्ट। और जो चारों तरफ आपको एक झिल्ली नज़र आ रही है, ये साइटोप्लाज्म, जो अपनी कोशिका झिल्ली होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, उसका एक्सटेंशन है, जो कि कुछ टिप से कुछ पहले तक इसका जो उसकी कवरिंग है वो ख़त्म हो जाती है। टिप पे केवल और केवल एक्सोनीम पाया जाता है और इसको हम एंड पीस कहते हैं, ठीक है। वो इतना सा जो पोर्शन है इसको हम एंड पीस कहते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सोनीम है, इसके ऊपर कोशिका झिल्ली की या सेल मेम्ब्रेन की परत नहीं है। सिंपल है। तो ये बात हुई फ्लैजिला की। और फ्लैजिला में अगर हम मैंने बता दिया आपको एक्सोनीम क्या होता है, एंड पीस क्या होता है। द एपिकल नेकेड पोर्शन ऑफ द एक्सोनीम इज कॉल्ड एंड पीस। That in transverse section, the flagellum shows 2 central cingulate fibrils surrounded by 9 peripheral doublet fibril। अब आप देखिए इसके मध्य में कितने हैं, काउंट करेंगे हम, 2 तो है सिंगलेट मतलब जिसमें केवल एक ही गोला नज़र आ रहा है आपको मध्य में, तो 2 तो है सिंगल सेंट्रल फाइब्रल्स। जबकि आप पेरिफेरल देख रहे हैं कितने हैं, ये 9, आप चाहे काउंट करके देख लीजिए। तो ये आपको 9 फाइब्रिल है, जो कि डबलेट है, क्योंकि आप डबल 2 गोले दिख रहे हैं आपको। तो दीज आर पेरिफेरल डबल फाइब्रिल और सेंट्रल में सिंगल फाइब्रिल। तो ये हो गई इसकी संरचना। ईच फाइब्रिल इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड द 2 सेंट्रल वंस आर फर्दर कवर्ड बाय एन एडिशनल मेम्ब्रेन। बीच वाली के चारों तरफ एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी होती है, जबकि इनकी चारों तरफ एक एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये बात हुई किसकी, फ्लैजिला की संरचना की। आप ये डायग्राम याद कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ताकि आप इसको समझा पाएंगे। देन न्यूक्लियस
न्यूक्लियस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने का नहीं है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस सामान्य ही पाया जाता है। जो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलती है, जिसमें केंद्रिका या न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच न्यूक्लियस कंटेन्स वन और मोर न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई क्या होता है? न्यूक्लियोलस मतलब एक वचन, न्यूक्लियोलाई मतलब बहुवचन। तो एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जो क्रोमोसोम की संख्या है वह जाति के हिसाब से उसमें चेंज होती रहती है। सबसे कम संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं पोरफायरा लाइनेरिस में। किसमें? पोरफायरा लाइनेरिस में, जिसमें केवल 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और हाईएस्ट क्रोमोसोम पाया जाता है नेट्रियम डिजिटली में। नेट्रियम डिजिटली इसमें पाए जाते हैं 592 क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक केंद्रक के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। प्रोकैरियोटिक जो केंद्र न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं या केंद्रकाक कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोट्स में आउटर क्रोमोप्लाज्म और इनर सेंट्रोप्लाज्म पाया जाता है। जो न्यूक्लियोइड मिलता है वह सेंट्रोप्लाज्म में मिलता है। देन क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड होता है लवक। तो लवक 2 प्रकार के हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, और क्रोमोप्लास्ट जिसमें वर्णक पाया जाता है। क्रोमो आपको वर्ड दिख रहा है, क्रोमो। देन क्रोमोप्लास्ट 2 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमेटोफोर। देखिए बेटा, जो हरा रंग होता है वह एक वर्णक के कारण होता है। इसका नाम होता है क्लोरोफिल बी। ओके, तो यदि क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है तो जो वर्णक है उसकी वजह से रंग क्या होगा? हरा। और इस हरित वर्णक युक्त क्रोमोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। उसके अलावा क्रोमेटोफोर, यदि इसमें वर्णक तो प्रेजेंट है पर क्लोरोफिल बी या हरा वर्णक नहीं पसंद है, क्लोरोफिल बी हरा वर्णक एब्सेंट है, तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। हरित लवक की हम संरचना जानते हैं, वही सामान्य संरचना है। इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके अंदर जो भी एंजाइम चाहिए रूबिस्को जो फोटोसिंथेसिस के लिए, वे सब पाए जाते हैं। यहाँ पे स्टार्च और प्रोटीन का निर्माण भी होता है। द हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनल लैमिनार मेम्ब्रेन कंटेनिंग पिगमेंट्स एंड इन्वॉल्व इन एनर्जी कैप्चर एंड ट्रांसडक्शन। इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो संरचना तो क्लोरोप्लास्ट की वही सिंपल है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका शेप। अलग अलग प्रकार के शैवाल में अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे कि कप शेप्ड। अगर हम क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स की बात करें तो इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लेमाइडोमोनास, हमने देखा है वहाँ पे कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कप का शेप, ये देखिए ये है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास। अगर हम बात करें, सबसे पहला है कप शेप्ड, इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे फॉर्म्स के अंदर डिस्कॉइड। डिस्क के समान कैरा वाउचेरिया में डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पैराइटल या परिधीय, कुछ फियोफाइसी के रोडोफाइसी किटोफोरेल्स इत्यादि में परिधीय क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। गर्डल शेप्ड, सी शेप्ड, हमने लास्ट लेक्चर में एक बार यूलोट्रिक्स का डायग्राम देखा था। यूलोट्रिक्स में घोड़े की नाल के आकार का या सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देन स्पायरल, स्पायरोगायरा, इसको भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मैंने इसका डायग्राम दिखाया था। इसमें स्पायरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देन रेटिकुलेट जालिकावत, ओडोगोनियम में जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्टीलेट, ये होता है तारा के समान, ताराकार, जिग्नीमा में ताराकार क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रिब्ड या रिबन के समान, जो वॉल्वोकेल्स वर्ग है गण है उसमें रिबन के समान क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। पिगमेंट्स की हम बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से वर्णक होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्णक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मुख्य रूप से 5 प्रकार के हो सकते हैं, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्लोरोफिल 5 प्रकार के हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ए फॉर ऑल, ए इज़ प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी। ए सभी शैवालों में पाया जाता है, सभी वर्गों में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी केवल और केवल क्लोरोफाइसी में मिलता है। तो ए तो सब में ही मिलेगा, इसके ए के अतिरिक्त कौन सा मिलेगा? क्लोरोफिल बी पाया जाएगा क्लोरोफाइसी में।
क्लोरोफिल सी मिलता है फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलिरियोफाइसी और क्राइसोफाइसी में। क्लोरोफिल डी मिलता है रेड एल्गी या रोडोफाइसी में। और क्लोरोफिल ई मिलता है कुछ ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में। तो ये आपको याद रखना है 5 प्रकार के क्लोरोफिल, जिसमें ए सब में मिलता है और बी किस में मिलता है, हरे रंग के शैवालों में, जो कि होते हैं क्लोरोफाइसी में। बाकी सी आप जानते हैं फियोफाइसी, आप चाहे एक एक याद कर लीजिए, तो आपके सिलेबस में फियोफाइसी में सी मिलेगा और रोडोफाइसी में डी मिलेगा। देन कैरोटीनॉइड्स, जिस प्रकार से क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार से कैरोटीन भी 5 प्रकार के होते हैं। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, सी कैरोटीन, ई कैरोटीन एंड फ्लेवासीन। अल्फा कैरोटीन कैरोटीन मिलता है क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, रोडोफाइसी में। बीटा क्लोरोफिल कैरोटीन सभी वर्गों में मिलता है क्रिप्टोफाइसी को छोड़ के। सी कैरोटीन क्लोरोफाइसी में मिलता है। ई कैरोटीन बेसिलिरियोफाइसी में मिलता है, क्रिप्टोफाइसी में मिलता है एंड फियोफाइसी और साइनोफाइसी में मिलता है। फ्लेवासीन साइनोफाइसी में ही पाया जाता है। अगर आप सारे याद नहीं कर पाएँ तो आप कुछ नाम याद कर लीजिए किसके, कैरोटीनॉइड्स के। कैरोटीनॉइड्स में हम कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों पढ़ेंगे। तो हमने कैरोटीन पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो मुख्य ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं वो है ल्यूटीन, वियोलाज़ैंथीन, नियोज़ैंथीन, ये मिलते हैं क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में। उसके अलावा एक फ्यूकोज़ैंथीन है, ये फियोफाइसी और बेसिलिरियोफाइसी में पाया जाता है। और साइनोफाइसी में मिक्सोज़ैंथीन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मिक्सोज़ैंथीन, मिक्सोज़ैंथोफिल आदि प्रकार के ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं। तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे कि अलग अलग शैवालों के वर्ग में कौन कौन से ज़ैंथोफिल मिलते हैं। अगर आप सारे याद नहीं कर पाए तो कम से कम आप क्लोरोफिल ज़रूर याद कर लीजिए। आप ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स आपसे याद हो पा रहे हैं तो आप याद कीजिए, पर क्लोरोफिल तो आपको याद करने ही है। देन फाइकोबिलियंस, फाइकोबिलियंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये केवल और केवल साइनोफाइसी में मिलते हैं। हमने पढ़ा था सी फाइकोएरिथ्रिन, कि साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में मिलते हैं। तो साइनोफाइसी में मिलता है सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन। उसी प्रकार से रोडोफाइसी में मिलता है आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन। दे फंक्शन एज एसेसरी पिगमेंट्स, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सहायक वर्णक का कार्य करते हैं, क्योंकि मुख्य वर्णक तो कौन से होते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स कौन कौन से होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो ये बात हुई वर्णक की। अब इसके साथ में एल्गी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो कि होता है पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स हम पढ़ चुके हैं कि हमने डायग्राम में देखा था, सभी एल्गी में लगभग हमने पायरेनॉइड देखा है। तो पायरेनॉइड्स आर प्रोटीनेशियस बॉडीज़, यह किसके बने होते हैं, मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर, ये क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। और दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, इनका काम, ये खुद प्रोटीन के बने होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, स्टार्च को संग्रहित करना। इन बेसिलिरियोफाइसी दे एक्यूमुलेट लिपिड, बेसिलिरियोफाइसी या डायटम्स वाला जो ग्रुप है उसमें ये लिपिड का संग्रहण भी करते हैं स्टार्च के अतिरिक्त। द नंबर ऑफ पायरेनॉइड में बी 1, इनकी संख्या 1 हो सकती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में केवल 1 है, और जबकि 1 से अधिक भी हो सकती है, जैसे कि ओडोगोनियम। ये देखिए, ये मैं ओडोगोनियम का, क्लेमाइडोमोनास आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ओडोगोनियम में आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पायरेनॉइड्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 बहुत सारे पायरेनॉइड्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ओडोगोनियम में बहुत सारे पायरेनॉइड हैं, जबकि अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की तो उसमें केवल 1 ही पायरेनॉइड हमने देखा था। हम वापस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पायरेनॉइड क्या है, ये देखिए यहाँ पे केवल ये 1 ही पायरेनॉइड है क्लेमाइडोमोनास में। तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो हमने बोला है वह सही है नहीं। तो क्लेमाइडोमोनास में 1 पायरेनॉइड और ओडोगोनियम में 1 से अधिक पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गन है आई स्पॉट या स्टिग्मा, जो भी मोटाइल या जल संरचनाएँ होती है। जल संरचनाएँ मैंने आपको बताया था साइनोफाइसी या रोडोफाइसी के अलावा सभी वर्गों में पाई जाती है। तो इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं आई स्पॉट या स्टिग्मा। द मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गी हैव अ पिगमेंटेड स्पॉट इन द एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेल नोन एज आई स्पॉट। ये इसकी जो पोजीशन है वह अग्रभाग में, पश्च भाग में या मध्य में हो सकती है, और ये
इसका मुख्य कार्य अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसका कार्य होता है प्रकाश को ग्रहण करना, लाइट परसेप्शन। द स्टिग्मा इज यूजुअली फाउंड विद इन द थैलेकॉइड रन लॉन्गिट्यूडली थ्रू द आई स्पॉट इन बिटवीन 2 rows ऑफ ग्रेन्यूल्स। इसकी संरचना हम देख लेते हैं एक बार। तो यह जो स्टिग्मा है या आई स्पॉट है, यह सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? यह किसी उसके क्रोमेटोफोर में या फिर क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह आप देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिपिड के ड्रॉपलेट दिख रहे हैं, थैलेकॉइड की लैमेली दिख रही है, और यही मिलके क्या बनाती है? एक आई स्पॉट बनाती है। तो यहाँ पे द स्टिग्मा इज यूजुअली फाउंड विद इन द थैलेकॉइड्स रन लॉन्गिट्यूडिनली थ्रू द आई स्पॉट। ओके, तो ये बात हुई आई स्पॉट की। इसका अभी तक कार्य बिल्कुल क्लियर नहीं है। और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एल्गी का, वह है वैक्यूल या रिक्तिका। रिक्तिका जो शैवाल हैं उसमें साइनोफाइसी में मैंने आपको बताया था कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते। रिक्तिका में झिल्ली पाई जाती है, उसकी झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अतः साइनोफाइसी वर्ग को छोड़ के बाकी सभी वर्गों में क्या पाई जाती है? वैक्यूल्स पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका सामान्यतया 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सिंपल या सरल वैक्यूल, जिसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब संकुचनशील। दूसरी है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल और तीसरी है गैस वैक्यूल। इनको हम संक्षिप्त में पढ़ लेंगे। सिंपल वैक्यूल जिनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड शो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ये आकार में बहुत छोटी होती हैं तथा जो समय समय पर संकुचन तथा फैलाव को प्रदर्शित करती है। और जिसके कारण क्या होता है, जैसे ये संकुचित होती है या फैलती है तो ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं या जो कोशिका के लिए अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको बाहर की तरफ फेंकती है। दे ऑल्सो रेगुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल बाय डिस्चार्जिंग द एक्सेस अमाउंट एट शॉर्ट इंटरवल। ये जो पानी का वाटर लेवल है उसको भी रेगुलेट करती हैं। तो इनका काम होता है मेनली सिक्रीशन करना, सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल ये सभी वर्गों में नहीं मिलती, यह केवल डायनोफाइसी और यूग्लिनियोफाइसी वर्गों में मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब लाइक साइटोफेरिंग्स, अ लार्ज रिजर्वायर एंड ग्रुप्स ऑफ वैक्यूल्स ऑफ वेरिंग साइज। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब की समान संरचना मिलती है जिसको हम कहते हैं साइटोफेरिंग्स, और इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना, मतलब परासरण को नियंत्रित करना के कार्य होता है किसका? कॉम्प्लेक्स वैक्यूल का। और कई बार यह रिजर्व फूड का संगठन भी संग्रहित भोज्य पदार्थ को संग्रहित भी करती है, जैसे कि लैमिनरिन और क्राइसोलैमिनरिन जो कि संग्रहित भोज्य पदार्थ है फियोफाइसी के, उनको ये संग्रहण करती है। देन गैस वैक्यूल हम ऑलरेडी साइनोफाइसी में पढ़ चुके हैं। ऐसे शैवाल जिनको कि प्लवकता चाहिए होती है, बॉयंसी चाहिए होती है पानी के ऊपर, उनको फ्लोट करना होता है, तो उसमें गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। ये जो गैस वैक्यूल्स होती है या वायु के लिए जो बोलते हैं पारगम्य होती है, हवा इसमें आर पार हो सकती है, इस कारण ये इसमें हवा भरी होती है बेसिकली, और ये उस पर्टिकुलर शैवाल को बॉयंसी या प्लवकता प्रदान करती है। उसके अतिरिक्त ये जो होती है, ये जो बहुत अधिक सनलाइट होती है, ब्राइट लाइट होती है, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव स्क्रीन का भी कार्य करती है क्योंकि इसमें हवा भरी होती है। सो दीज आर कॉल्ड गैस वैक्यूल्स। इस प्रकार से हमने जो आज शैवाल की कोशिका संरचना पढ़ी। कोशिका संरचना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 प्रकार की होती है पढ़ी, जिसमें हमने सबसे पहले कोशिका की संरचना को प्रारंभ करते हुए हमने पढ़ा सेल वॉल कैसी पाई जाती है। सेल वॉल के बाद हमने पढ़ा फ्लैजिला के प्रकार, और साथ ही विभिन्न प्रकार के शैवालों में किस किस प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है वो हमने पढ़ा, और फ्लैजिला की संरचना कैसी होती है वह भी हमने पढ़ा, उसका टीएस और उसका एलएस भी हमने पढ़ा। देन न्यूक्लियस हमने प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कैसा होता है शैवालों में वो पढ़ा। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने पैरानॉइड्स और आई स्पॉट भी पढ़े, और अंत में हमने वैक्यूल पढ़ा। तो ये इस प्रकार से आज हमने एक और जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी समाप्त किया है, जो कि है कोशिका संरचना या सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टर्न पे हम शैवालों में जनन या रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।